रूप दानो रखती है, मैं तेरा पंथ फौज का सिपाही हूँ, फंसे मैं त्राही दूँ, लबों पे मुस्कुराहटे खिला सकूं रवायते, मिशन के वास्ते सजग सदा ही हूँ। फर्ज की घड़ी भी है ये, जंग जिंदगी की है, जरूरतें जहाँ भी हो मैं वक्त दूं, है मेरा राष्ट्र धर्म ये सिखाया धर्म संघ ने, निभा रहा हूँ क्योंकि मैं सशक्त हूँ। टास्क फोर्स तो यूं देखें तो युवक पूरी संस्था ये टास्क फोर्स है, अपने आप पूरी संस्था टास्क फोर्स है, क्योंकि अवस्था का भी एक काम करने की अवस्था होती है, जवानी की अवस्था। इस अवस्था में आदमी बढ़िया काम करे, क्योंकि शक्ति है, हमारी शक्ति विध्वंस के लिए नहीं, हमारी शक्ति निर्माण के। मैं विघ्न हर मिटा सकूं, मैं खौफ हर हटा सकूं, मैं अंधकार में दिए की रोशनी, एक आंसू पहुँच दूं, किसी के घाव भर सकूं, खुशी के धन को प्राप्त करके मैं धनी, समय का एक युद्ध है, सजग रहे वो बुद्ध है, विवेक संग हो तो साधना यही, मौत के पलों में मैं हूँ, जिंदगी की आश सा सुदीर्घ रात्रि बाद में प्रभात हूँ, जहाँ भी हो जरूरतें पुकार लेना तुम मुझे, मैं TTF सदस्य बन के साथ हूँ, अनंत शक्ति मैं हूँ, मैं अनंत ज्ञान मैं हूँ, मैं अनंत चेतना प्रवाह युक्त हूँ, युवा हूँ मैं तो जोश है, सजग हूँ मैं तो होश है, हवाओं की तरह सदा मैं मुक्त। धन्यवाद बजरंग जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के राष्ट्रीय सह मंत्री श्री अभिषेक जी पोकरना को। श्री अभिषेक जी पोकरना अपने वक्तव्य के लिए। धन्यवाद मनीष जी। मैं एक्चुअली इससे जस्ट पहले भी किसी जूम मीटिंग से जुड़ा हुआ था, तो नेटवर्क इश्यूज की वजह से मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। आपको सिर्फ ऑडियो से ही मैं अपनी बात रखूंगा, क्योंकि वीडियो ऑन करूंगा तो मैं वीडियो भी नहीं दिख पाएगा और ऑडियो भी नहीं सुन पाएंगे। नेटवर्क बहुत वीक है यहाँ पर। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में शत शत वंदन। क्रिस्टल स्कूल के सम्मानित प्रिंसिपल सर, सभी टीचर्स, स्टाफ, ट्रस्टीगण, स्कूल के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हमारी अभादेव टीम को भी सादर जय जिनेंद्र। बंधुओं, बच्चों, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद एक 40,000 युवकों की शाखाएं हैं, जो 350 शाखाओं के माध्यम से संपूर्ण देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप जी कोठारी के दिशा निर्देशन में काम कर रही है। हम कई अलग अलग उपक्रमों के माध्यम से देश की सेवा कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः हमारा रक्तदान, नेत्रदान, हमारे 50 से भी अधिक चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहे हैं, जहां नो प्रॉफिट नो लॉस पर आम जनता की शारीरिक चिकित्सकीय जांचें होती है। मुझे बताते हुए एक अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमने रक्तदान के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। एक दिन में 1 लाख से अधिक यूनिट को हमने संग्रहित किया, और नेत्रदान में भी हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। तो हमें इस बात का भी गर्व है कि मानव सेवा को समर्पित आयाम तेरापन टास्क फोर्स के अंतर्गत हमने अभी तक 542 कैडेट की सेना का निर्माण कर लिया है। भारत सरकार की जो मिलिट्री फोर्स का एक पार्ट है, आपदा मोचन बल, मतलब NDRF, यह NDRF का मेरे हिसाब से, शायद जहां तक मेरी जानकारी में है, राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ आभादेव से ही टाइप है। तो ये NDRF की टीम के माध्यम से हम आपदा की स्थिति में लोगों को सहायता प्रदान करने में उनकी मदद करते हैं। और यही आज हम कई सारे, अभी तक हम कई लोगों को तैयार कर चुके हैं, कई युवाओं को इसके लिए तैयार कर चुके हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों से हमारा एक अभियान चल रहा है कि हम स्कूलों में छात्र छात्राओं को इसके लिए ट्रेन करें, जिससे क्या है कि वो छोटी छोटी चीजों में, मैं बड़े डिजास्टर मैनेजमेंट की बात तो नहीं करता, मान लो कहीं सांप काट ले
परिवार में किसी को हार्ट अटैक की दिक्कत हो जाए, या छोटी छोटी चीजें हैं जहां आपको कैसे अपने आप का बचाव करना है, परिवारजन का बचाव करना है, आज यह सिखाया जाएगा। तो मैं सभी बच्चों से आज निवेदन करूंगा कि आप इसको गंभीरता के साथ पूरी ट्रेनिंग को सुने, देखें और अपने जीवन में इसे जब भी ईश्वर करे आपको ऐसा अवसर ना मिले कि ऐसी कोई तकलीफ हो, लेकिन कभी हो तो उस समय इसका अपने इस ट्रेनिंग का उपयोग जरूर करें। मैं स्कूल मैनेजमेंट का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज इस कार्यक्रम से इन बच्चों को ट्रेन करने के लिए आप जुड़े। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारी अमराईवाड़ी तेरापंथी योग परिषद अमराईवाड़ी टीम का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और बच्चों तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। अमराईवाड़ी के अध्यक्ष मुकेश जी सिंघवी, हमारे एवं उनकी पूरी टीम, हमारी अबात्यूब से सतीश जी जैन, स्कूल के प्रिंसिपल लॉरेंस जी डिसूजा, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी विकास जी बोथरा, जितेश जी पोखरना सह प्रभारी, आज हमारे इस कार्यक्रम को जो आगे बढ़ा रहे हैं, गति प्रदान कर रहे हैं, सैनिक जी, हिमांशु जी, होस्ट हमारे मनीष जी, बैकएंड में बजरंग जी देख रहे हैं, और विपिन जी, और कई हमारी पूरी टीम, टीटीएफ टीम का इसमें श्रम लगता है। तो वाकई में ये बहुत गर्व की अनुभूति है कि आज परिषदों को या स्कूल्स को अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है। हमारे पास डेट्स नहीं है, हमारे पास 5 नवंबर तक की डेट्स फुल है। तो वाकई बहुत बड़ी बात है। बहुत टीटीएफ टीम ने बहुत श्रम किया है। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। एक बार पुनः मैं संपूर्ण स्कूल प्रशासन, सभी बच्चों का, संपूर्ण अबात्यूब टीम का, संपूर्ण तयूब अमराईवाड़ी का सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। ओम अरहम। धन्यवाद अभिषेक जी पोकरना। तो हमने जाना कैसे तेरापन टास्क फोर्स नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ मिलकर राष्ट्रीय सेवा में काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। अब हम सुनेंगे तेरापंथी युवक परिषद अध्यक्ष अमराईवाड़ी श्री मुकेश जी सिंघवी से। मुकेश जी सिंघवी। हाँ जी। आमासु छे के दुकाळमां अधिकमां आराध्य देव को नमन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि सा वंदन। मातृ हृदय साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के चरणों में कोटि सा वंदन। तेरापंथ युवक परिषद एवं तेरापन टास्क फोर्स द्वारा आज एक अमराईवाड़ी में मिशन एम्पावरमेंट का एक जबरदस्त कार्यक्रम का आयोजन आज क्रिस्टल स्कूल के माध्यम से होने जा रहा है। तो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के राष्ट्रीय सहमंत्री श्री अभिषेक जी पोखरना, तेरापन टास्क फोर्स के प्रभारी श्री विकास जी बोथरा, सह प्रभारी श्री जितेश जी पोखरना एवं संपूर्ण राष्ट्रीय अबात्यूब टीम तथा हमारे क्रिस्टल स्कूल के समस्त ट्रस्टीगण, प्रिंसिपल्स एवं स्टाफ मेंबर्स और आज के कार्यक्रम की हमारी आन बान शान ऐसे हमारे स्टूडेंट्स और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी युवा साथियों को सादर जय जिनेंद्र एवं आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मिशन एम्पावरमेंट एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम सीखेंगे कि मेडिकल इमरजेंसी में किस तरह लोगों की सहाय करके, किस तरह लोगों की जान बचाकर हम उनके लाइफ सेवर बन सकते हैं, उनके जीवन रक्षक बन सकते हैं। और किसी की जान बचाना या किसी को ऐसे मेडिकल इमरजेंसी में एक हेल्पफुल होना एक बहुत ही बड़ा मानव सेवा का कार्यक्रम है। मैं तेरापन टास्क फोर्स की पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने हमारे अमराईवाड़ी परिषद के साथ मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और एक मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा आकाश सर से, जिनसे हमने बात की थी, आकाश सर से, और एक ही पल में उन्होंने हाँ कर दिया, हम हमारे स्कूल में ये आयोजित करेंगे। तो विशेष आभार व्यक्त करूंगा मैं आकाश सर का। और सभी स्टूडेंट्स आज के इस कार्यक्रम से कुछ नया सीखेंगे और आज के बाद हर बच्चा यही बोलेगा कि मैं भी हूँ जीवन रक्षक, मैं भी हूँ जीवन रक्षक, आई एम लाइफ सेवर। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही मंगल कामना के साथ ओम अरहम, जय हिंद। धन्यवाद मुकेश जी। निश्चित तौर पर इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आकाश सर के सभी स्टूडेंट्स आकाश में ही होंगे, क्योंकि वो एक अलग डिस्टिंक्शन बनाएंगे। तो बिना समय व्यर्थ करते हुए आज मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर कैसे बने, हम उसके ऊपर आगे की ट्रेनिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मास्टर ट्रेनर श्री हिमांशु जी डूंगरवाल को।
हिमांशु जी डूंगरवा। हैप्पी मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। सभी को गुड मॉर्निंग। सेशन चालू होने से पहले काइंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि मैं देख सकूं कि कौन मेरी चीज को समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है, कौन सो रहा है और कौन जग रहा है। तो रिक्वेस्ट यू ऑल। चलिए, पहली स्क्रीन पूरी ऑन हो गई है। अब सेकंड स्क्रीन एंड थर्ड स्क्रीन। बैक बेंचर्स प्लीज स्विच ऑन योर फोन कैमराज, लैपटॉप कैमराज। जूम में फीचर तो है स्टॉप वीडियो स्टॉप म्यूट करने का, लेकिन हमको यूज नहीं करना है अभी। यस, सेकंड स्क्रीन ऑन द वे, कैमरा इज गेटिंग ऑन। आपके टीचर्स की तरह मैं अटेंडेंस तो नहीं ले सकता, लेकिन रिक्वेस्ट जरूर कर सकता हूँ कि कैमरा जल्द से जल्द ऑन कर लीजिए। आप सभी के सामने बीच में पोल क्वेश्चंस आते जाएंगे। आप सभी को उसका आंसर पोल में देना है। जहाँ पे हम बोले कि चैट बॉक्स में आंसर भेजना है, उधर चैट बॉक्स का यूज करना है। और कुछ जगहों पे हम जब बोलेंगे कि रेज हैंड करके बताइए, तो जो कोई भी रेज हैंड करके आंसर देना चाहे वो जूम में पार्टिसिपेंट्स में जाके रेज हैंड कर सकता है। सो हम आपका जवाब रेज हैंड जो होंगे उनको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट मिलेगा। वंस यू अनम्यूट विल टेक योर आंसर्स। तो ये हो गए आज के रूल्स। प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज, रेज हैंड्स वेयर रिक्वायर्ड, चैट बॉक्स एंड पोल क्वेश्चंस आपके बीच में आते रहेंगे। और थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन है, थोड़ा सा यूजफुल सेशन है। एंड इफ योर पेरेंट्स, इफ योर कजिन्स, इफ योर अकम्पनियंट्स एट होम आर फ्री, अगर घर पे आपके आसपास कोई भी फ्री है तो आप साथ में बुला सकते हैं। यू कैन लर्न दीज टेक्निक्स ऑल टुगेदर। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की ट्रेनिंग के लिए, जो होगा मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तैयारी के लिए। आप सभी को हम बना रहे हैं मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, MFR। ये क्या टर्म है? तो जब किसी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है कहीं पे, जब कहीं पे एक एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाता है, तो आप लोग उसको जाके आगे फर्स्ट एड दे सकते हैं। उसको हम कहते हैं मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर। हम सभी 13 पॉइंट टास्क फोर्स से हैं, ट्रेन बाय NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। एज यू हैव हर्ड कि वो हर जगह काम करते हैं। एंड दिस इज द ओनली टाई अप विच इज प्रोबेबली इन द हिस्ट्री ऑफ NDRF एंड इंडियन आर्मी। तो इसी के साथ आपसे काइंड रिक्वेस्ट है कि कैमरा ऑन रखिए और जो खिलखिलाते चेहरे मुझे दिख रहे हैं ये पूरे सेशंस में दिखते रहें। और यस, हमारे बैक एंड में आज जो कंप्यूटर जी है, जो कंप्यूटर जी मेरे साथ देने वाले हैं वो बजरंग जी है। सो बजरंग जी एंड आई विल बी टेकिंग दिस सेशन फ्रॉम हियर, एंड मनीष जी हमारे होस्ट हैं। तो यस बजरंग जी, कैन वी हैव द स्लाइड ऑन स्क्रीन? आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज बर्न्स, जलना। किसी भी हीट से हमारे स्किन पे रिएक्शन होना। सो दैट इज ऑल टाइप्स ऑफ बर्न्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे पास अभी सामने एक पोल क्वेश्चन आ रहा है। प्लीज लॉन्च द पोल क्वेश्चन। व्हाट शुड बी अप्लाइड टू द अफेक्टेड एरिया इन केस ऑफ बर्न्स? आपको पोल क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। जो भी आपको सही लग रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। What should be applied in case of burns? Ice, cold water या फिर running water? Ice, cold water या फिर cool running water? आपके पास है 5, 4, 3, 2, 1. Thank you for all the answers. हम आगे की स्लाइड में जानेंगे कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। What is burning? बर्निंग क्या है? किसी भी हीट से या फिर किसी रिएक्शन से जो हीट एमिट हो रहा है उससे आपके बॉडी को टच होना, उसके आपकी स्किन का डायरेक्ट टच होना। तो वो क्या होता है? वो फिजिकल हो सकता है, थर्मल हो सकता है, केमिकल रिएक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, फ्रिक्शन से हो सकता है। बर्न्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर आप लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं, किसी केमिकल के आपके हाथ पे गिर जाने से बर्न हो सकता है। रेडिएशन का डायरेक्टली, रेडिएशंस आपके हाथ में डायरेक्टली एक्सपोज हो रहे हैं तो उससे हो सकता है। इलेक्ट्रिकल बर्न्स, अगर इलेक्ट्रिक आप कुछ फिजिकल लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, फिजिक्स के लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, या फिर आपके घर पे कोई इलेक्ट्रिशियन आया हुआ है, या आप कभी ट्यूबलाइट चेंज कर रहे हैं, बल्ब चेंज कर रहे हैं। बर्न्स के मतलब अपने आसपास में देखें तो बहुत सारे प्रकार है।
और कॉमन जो होता है वो हमारे किचन में होता है, वो हमारे मेस में होता है। तो बर्न्स इज वेरी कॉमन टॉपिक। तो बहुत ही रिसर्च के बाद हमने ये टॉपिक आपके लिए चूज किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ फैक्ट्स हैं बर्न्स के बारे में, टू लेट यू नो कि बर्न्स क्या होता है। बर्न्स में ओके, थैंक यू मनीष जी, मैसेज टेकन। बर्न्स में 70 लाख से ज़्यादा बर्न्स इंजरी होते हैं जो कि रिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड और कितने ही इंजरीज हैं। और ये सब बहुत ही कॉमन फैक्ट्स है कि बर्न्स ज़्यादातर 50 से 35 साल के उम्र के लोगों में होता है। वुमेन एंड चिल्ड्रंस में ज़्यादा होता है क्योंकि उनका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा रहता है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्किन, हम बर्न्स जो है ऑब्वियसली कि हमारा आउटर एक्सपोजर है जो बॉडी का कवरिंग लेयर है, दैट इज स्किन। तो मैं यहाँ पे आपका बायोलॉजी टीचर बनूंगा। सॉरी अगर आपके बायोलॉजी टीचर ऑलरेडी हैं यहाँ पे, आपका थोड़ा सा टास्क मैं ले लेता हूँ कि हमारे स्किन के 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स मेजरली। विल नॉट गो इन डेप्थ, हमको जानना है फर्स्ट एड कैसे करना है, बट फर्स्ट एड करने के लिए बेसिक जानकारी, जो बेसिक्स होता है वो जानना जरूरी है। स्किन का मेन 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस है जो आप ऊपर देख सकते हैं, विच यू कैन सी बाय योर नेकेड आई कि ये हमारा एपिडर्मिस है, ऊपर का पार्ट है। दैट इज ओनली सेल्स, डेड सेल्स एंड स्किन सेल्स। एक कवरिंग है, एक आउटर जो एक रैपिंग होता है वो है बॉडी का। उसके बाद आता है डर्मिस, जहाँ पे आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पसीने का जो निकलने का सिक्रीशन होता है, that sweat glands are there. उसमें अपने follicles and hairs होते हैं, skin hairs that avoid evaporation of moisture and water and salt from your body. वो हो गया। और उसके नीचे जो आता है that is the muscle and capillaries, veins, वो सब उस लेयर में होता है। that layer is butter soft। उसको कहते हैं कि किसी बटर नाइफ से आप ऐसे करोगे तो वो जो टिश्यू का लेयर होता है वो आराम से निकल जाएगा, वैसा लेयर है। तो दैट इज बटर सॉफ्ट लेयर, दैट इज हाइपोडर्मिस। और ये इसी प्रकार पे हम उसको 3 में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न। अगर आपके ऊपर के लेयर में खाली बर्न हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर खाली ऊपर का लेयर बर्न हुआ है तो आप देख सकते हैं, फोटोग्राफ्स आपके विजुअलाइजेशन के लिए है। नन्हे से बच्चे या फिर हमारे स्टूडेंट्स जो है सीइंग दिस फोटोज, हाँ ये फोटोज देख के हमको भी एक बार के लिए थोड़ा अजीब लगता है, बट जब आपके सामने ये सिचुएशन आएगा तब आपको डरना नहीं है, आपको उनके सामने जाके आपको उनको हेल्प करना है, फर्स्ट एड देना है। सो दिस इज फर्स्ट लेयर। जब एक हल्का सा ऊपर फर्स्ट लेयर में आपका खाली ऊपर का लेयर डैमेज हो रहा है, ओनली योर फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डैमेज, उसमें आपको ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं, या फिर थोड़ा सा एक बॉइल्स फॉर्म हो सकते हैं। सेकेंड लेयर में आपका इंटरनल जो स्किन है, जो नीचे का लेयर है, उसमें आपको बर्न्स हो सकते हैं। वो स्किन थोड़ा सा रफ हो जाता है, थोड़ा सा उसमें टेक्सचर हो जाता है, दैट इज सेकेंड डिग्री पार्शियल बोलते हैं हम उसको, पार्शियल बर्न। एंड नेक्स्ट इज थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में आपके इंटरनल जो थर्ड लेयर तक है वहाँ तक आपका बर्न पहुँच जाता है, उससे आपको अंदर की थोड़ा सा अंदर का सरफेस या अंदर के टिश्यूज और सब दिखने लग जाते हैं। सो दैट इज क्रूशियल, दैट इज फुल बर्न, और आपको इसको बहुत ही ध्यान से टेक केयर करना है। दिस इज रूल ऑफ 9। ये हम जब सामने होते हैं तो हम बराबर सभी को समझाते हैं, सभी को पढ़ाते हैं, बट फॉर योर स्किम नॉलेज, अब ऑनलाइन में इतना ही हो सकता है, तो हम बता देते हैं कि ये रिपोर्टिंग के लिए काम आता है। MFR को रिपोर्ट करना पड़ता है, या उसके सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कि इस बंदे को, इस विक्टिम को कितना इमरजेंसी है या इस विक्टिम को कितना लगा है, तो उसके लिए रूल ऑफ 9 है। रूल ऑफ 9 को हम डिवाइड करते हैं, हैंड्स जो दोनों हाथ है उसको हम देते हैं 9 पॉइंट्स या 9%, समझे। जो हमारा चेस्ट एरिया है उसको हम देते हैं 18%, क्योंकि हमारा चेस्ट बहुत बड़ा रीजन है, 18%। अब हम आते हैं पैर की ओर। हम पैर को भी चेस्ट के बराबर इक्विवेलेंट वेटेज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारा लेग्स जो होता है वहाँ पे ब्लड सबसे ज़्यादा होता है और उसको एरिया के हिसाब से कम है, लेकिन उसको वाइटल मूवमेंट एंड वाइटल बॉडी पार्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है, दैट इज 18 and 18%। और हेड है उसको 9% फ्रंट
एंड 18% बैक दिया हुआ है। सो दिस इज इन केस ऑफ अडल्ट, बट यही सेम जो है वो किड्स में है। किड्स में दोनों हाथों को 9 and 9 दिया हुआ है, लेग्स को 13.5 एज पर देयर लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, एंड चेस्ट को सेम 18% दिया हुआ है। सो आप समझ सकते हैं कि चेस्ट और हेड का कितना वैल्यू है बर्न्स में। तो उसको, और हाँ, किसी भी ग्रोइन एरिया में आपका अगर चेस्ट में बर्न हो जाता है, अगर आपके बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स में बर्न हो जाता है, दैट इज 100% कंसिडर्ड एज क्रूशियल बर्न। वो बहुत ही क्रिटिकल बर्न समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बर्न्स का हमारे पास क्लासिफिकेशन है कि कितने परसेंटेज तक कौन सा बर्न हम इसको क्लासिफाई करते हैं। जी, तो हाउ टू एसेस द सेवेरिटी ऑफ बर्न। हम लोग बर्न कितना हो गया है उसको कैसे पहचानेंगे? तो हमने जो रूल ऑफ 9 सीखा था उसी के हिसाब से हमको मार्किंग देना है। दैट इज फर्स्ट एड एमएफआर का ये रोल है। ये बहुत ही डिटेल में हो जाता है। ये एक प्रॉपरली ट्रेन्ड एमएफआर जो हम 13 टास्क फोर्स से हैं, हमको ये पूरा मगअप किया हुआ है, हमको पूरा ये याद दिलाया हुआ है कि ये रूल ऑफ 9 है, और हम विक्टिम को देख के ही हमें एक पेपर में रिपोर्टिंग करना पड़ता है। बट इन योर केस आप एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं, बट एज एन एमएफआर फॉर यू एवरी बर्न इज क्रूशियल। आपको फर्स्ट एड को इन्फॉर्म करना है। तो इसमें फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न के अलग अलग परसेंटेजेस दिए हुए हैं कि माइनर बर्न्स में 50% तक फर्स्ट डिग्री बर्न है। अगर वो 50% से ऊपर माइनर जा रहा है, जो ऊपर ऊपर का स्किन पे खाली हुआ है, तो दैट कैन बी ओके, वो चलता है, वो फर्स्ट एड वाला आराम से आएगा तो भी चलेगा। सेकेंड डिग्री में अगर माइनर बर्न भी 2 से 15% हुआ है तो दैट इज थोड़ा चिंता वाली बात है, आपको इन्फॉर्म करना है। थर्ड डिग्री में 2% तक हम माइनर मानते हैं कि अगर 2% तक ही है, छोटा सा थर्ड डिग्री बर्न है, तो दैट इज माइनर बर्न। लेकिन अगर फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री का मॉडरेट बर्न एंड क्रिटिकल बर्न देखें, तो अगर 50% फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री 15 to 30% और थर्ड डिग्री 2 से 10% ओनली हो जाए तो उसको आप मॉडरेट मानते हैं, और मॉडरेट नहीं तो उसको क्रिटिकल भी माना जा सकता है। और अगर थोड़ा सा भी आपके चेस्ट पे एंड प्राइवेट पार्ट्स पे लगा हुआ है बर्न, दैट इज 100% कंसिडर्ड एज क्रूशियल। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आप जब टीम को इन्फॉर्म कर रहे हो कि हेलो सर, हमारे यहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, आप आ जाइए, ये बहुत ही क्रिटिकल केस है, तो उस तैयारी के साथ आइएगा। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अ ट्रायंगुलर ऑफ फायर, ट्रायंगल ऑफ फायर। ये एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एक फायर को टेक प्लेस करने के लिए, किसी भी एक रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक आग को कहीं पे चालू होने के लिए 3 चीजें चाहिए, दैट इज ट्रायंगुलर ऑफ फायर, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। जो हीट है वो हो गया आपका गरम एरिया। अगर आप एकदम ठंडा कर देंगे उस एरिया को, अगर आप पानी डाल के पूरा टेम्परेचर खत्म कर देंगे, आग नहीं रहेगी, गुड टू गो। यस। एंड ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन तो बेसिक रूल है फायर का। अगर आप किसी एकदम वैक्यूम में है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो आग लगने का चांस ही नहीं है। सो दैट इज द मेजर थिंग। और फ्यूल, जिस चीज पे आग लग रही है, अगर वो हो ही ना, अगर जहाँ पे अगर किसी कैंपर का बॉल है या पेट्रोल पे आग लग रहा है, तो हम अगर उसी को उस एरिया से हटा दें तो आग नहीं लगेगी। सो बाई कटिंग एनी वन ऑफ दीज 3 थिंग्स यू कैन स्टॉप फायर। आप किसी भी एक चीज को अगर रोक दें, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, किसी भी एक चीज को आप रोक दें तो आग लगने का चांस ही नहीं है, या जहाँ पे आग लगी हुई है तो वो बुझ जाएगी। तो हमारे पास एक टेक्निक है जो कि आई होप कि आप सभी ने नहीं देखा हो, लेकिन हमारे कलकत्ता के कैडेट्स गए थे
तेरापन टास्क फोर्स के कैडेट जो मार्केट में आग लग गई थी तब रोकने के लिए गए थे। तो कुछ केसेस में क्या होता है ना, किसी के बॉडी पे लग जाती है आग, गॉट इट। हम जो कॉटन कपड़े पहनते हैं, हम जो पॉलिस्टर कपड़े पहनते हैं, अगर कहीं आसपास आग लगी है, हम टच में आ जाते हैं, तो हमारे बॉडी पे या हमारे आसपास किसी को भी अगर बॉडी पे लग जाए, तो देयर आर 3 टॉप एनोनिम्स। या आपको बता दें कि 3 शॉर्ट एक हमारा एक फ्रेज है कि स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। आपको इसको फॉलो करना है। स्टॉप, जहां पे भी आप खड़े हैं आप रुक जाइए। अगर आप ज्यादा हिलेंगे तो आप ज्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं और वो आग ज्यादा बढ़ेगा। तो स्टॉप वेयर एवर यू आर। ड्रॉप, आप लेट जाइए जमीन पे, जमीन पे, मिट्टी पे, जो अच्छा एरिया है वहां पे लेट जाइए। स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। रोल, घूमिए। तो उससे क्या होगा, आप फिर से ऑक्सीजन सप्लाई कम कर रहे हैं, हीट को कम कर रहे हैं, एंड ऑटोमेटिकली जो आपके बॉडी पे आग लगा हुआ है वो रुक जाएगा। दैट इज इन केस जब आपके आसपास कोई नहीं है। जब आपके पास कोई भी नहीं है तो आत्मनिर्भर बनना है, तो आपको आपकी सेवा स्वयं करनी है। तो उसी के लिए स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। आई होप ये टेक्निक तो ठीक है, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम माइनर बर्न्स एंड जो हमारे किचन में पेरेंट्स जो काम कर रहे हैं, जो कुक काम कर रहे हैं, उनको जब बर्न्स हो जाता है तब उनको कैसे फर्स्ट एड दें, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट टू डू इन केस ऑफ माइनर बर्न। जो आपके हाथ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, घड़ी है, चेन है, अंगूठी है, तो उसको पहले निकाल दें ताकि वो उस बर्न पे आगे जाके चिपक नहीं जाए। क्योंकि जब हॉस्पिटल में हम जाते हैं ना, तो बहुत बार देखते हैं कि जब डॉक्टर घड़ी निकाल रहा है उसके सामने नीचे की पूरी चमड़ी निकल जाती है। तो वो नहीं हो। फॉर दैट इंसिडेंट आप फर्स्ट एड में हैं, आप इमीडिएटली जब बर्न हो रहा है आपके सामने तो उसको काम डाउन किया एंड टेक आउट द ऑब्जेक्ट्स। उसको जो कि हमारे पास एक पोल क्वेश्चन था, आई डोंट नो वेदर मेरे को वो पोल क्वेश्चन अप्लाई नहीं हुआ था, बट यस एक क्वेश्चन था कि हमको क्या करना चाहिए। जब हम सभी को पूछते हैं तो सभी का एक कॉमन आंसर आता है कि आइस अप्लाई करना चाहिए। लेकिन आप जैसे पॉइंट 4 में देख सकते हैं, आपको आइस बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। यू आर नाउ एजुकेटेड MFR। आपने अगर आइस यूज कर लिया तो आप गलत हैं। आपको उस बर्न के एरिया को 10 से 20 मिनट तक, जो नॉर्मल टैप वाटर में आपका टैप का पानी आ रहा है जो ठंडा होता है, यूजुअली नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, आप उस पे उसको बर्न को रखिए ताकि जो भी बर्न का आपको हीट है, हीट निकल जाएगा। अगर केमिकल से हुआ है तो वो केमिकल वॉश ऑफ हो जाएगा। तो इन केस ऑफ बर्न यू हैव टू डू इज कीप योर हैंड या इंजर्ड विक्टिम के हाथ को, पाँव को रनिंग वाटर के नीचे रखना है। नॉट स्टैग्नेंट वाटर, रनिंग वाटर जो टैप से डायरेक्टली बाहर निकल रहा है और जो बह रहा है, जो रुक नहीं रहा है, उसके नीचे रखना है। एंड देन यू हैव टू कवर इट विद अ ड्राई ड्रेसिंग। ड्राई ड्रेसिंग यानी कोई एक अच्छा सा बैंडेज हो गया या फिर एक अच्छा नीट फैब्रिक हो गया कॉटन का, उससे आपको उस एरिया को लपेट देना है ताकि आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको फर्स्ट एड, उसको बाहर के वायरस इन्फेक्शन से बचा रहे हैं। आई होप यू आर वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट नॉट टू डू, जैसे कि ये ऑलरेडी कवर हो चुका है कि किसी भी बर्न इंजरी को छोटा नहीं मानना है। आप सभी को इमीडिएटली टीम को इन्फॉर्म करना है, मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करना है, दैट इज ऑन कॉलिंग 108 और 112। आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है कि हमारे यहाँ पे इंसिडेंट हो गया है, कृपया करके जल्दी से जल्दी पहुंचिए। आइस या ठंडा पानी यूज करना ही नहीं है, प्लीज डू नॉट फॉलो दिस। आइस या फिर कोल्ड वाटर आपको अप्लाई नहीं करना है। दिस इज ऑल मिथ, ये सब पुरानी बातें हैं। आप एजुकेटेड हैं, आपको ये सब से बाहर आना है। अगर छाले हो गए हैं, अगर ब्लिस्टर्स या बॉयल्स हो गए हैं, तो उसको फोड़ना नहीं है। वो अंदर पानी भर जाता है, छाले हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। So you don't have to break them, let it be there, doctor will take care of it. Don't apply any butter, जो हम बटर ऑइंटमेंट बोलते हैं, कोलगेट लगा दिया या स्प्रे लगा दिया, वो सब आपको नहीं करना है। प्लीज बी एजुकेटेड। एंड देन यू डोंट हैव टू रिमूव एनी ड्रेसिंग। आपको अगर उधर कोई भी कपड़ा है लगा हुआ है
तो वो आपको निकालना नहीं है, और आपको अगर बैंडेज करना है तो वो बैंडेज को भी डॉक्टर ही निकालेगा। तो दिस वाज द केस। अगर आपके हाथ में बर्न्स हो जाए तो हम बर्निंग के टाइम पे क्या करेंगे। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि कोई भी एक स्टूडेंट अपना रेज हैंड करें एंड क्विकली हमको वो 3 मेथड बता सकें या 3 पॉइंट्स बता सकें जो कि इन केस ऑफ बर्न्स हमें करना चाहिए। यू कैन रेज हैंड ऑन द जूम एंड यू कैन टेल अस कि आपको क्या करना चाहिए इन केस ऑफ बर्न्स। आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आर्यन जी। यस, व्हाट टू डू इन केस ऑफ बर्न्स। सर हमें जब आग लगी हो तो हमें एक से दूसरी जगह भागना नहीं चाहिए, उसी जगह पे रहना चाहिए। और फिर हमें आर्यन जी, हाँ आप बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे फ्लो में बोल रहे हैं, लेकिन आपके फोन को स्टेबल आपके सामने रखिए, फेस से थोड़ा ऊपर उठा लीजिए, तो हम आपके चेहरे को भी एकदम बहुत ही अच्छे 2 वे कम्युनिकेशन में देख सकते हैं। थैंक यू। यस, ब्यूटीफुल। तो और सर आग लगी हो तो हमको जमीन पे लेट जाना है और फिर रोलिंग करनी है जिससे आग बुझ सके। यस, और अगर आपके हाथ पे या पाँव पे आग लग जाती है, समझिए आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो कहीं दोस्त यार के साथ बाहर गए हुए हैं और आपके पैर पे साइलेंसर लग जाता है एक्टिवा का, बाइक का, सर तो आप उसको क्या करेंगे? आइस अप्लाई करेंगे, ठंडे पानी में रखेंगे? नो सर, टैप वाटर का यूज करेंगे। टैप वाटर का यूज करेंगे। सो आई होप कि आप अपने फ्रेंड्स को भी जाके अपने स्कूल में बता सकते हैं कि टैप वाटर का यूज करना है एंड आइस का नहीं करना है। थैंक यू सो मच आर्यन, बहुत ही क्लियर एंड वेरी पॉइंट टू पॉइंट आपने एक्सप्लेनेशन दिया है कि इन केस ऑफ बर्न्स क्या करना है। सो आई होप कि आप सभी को, जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं, आई एम सॉरी कि इतने सारे रेज हैंड्स हुए थे, बट यस वी हैव मोर टॉपिक्स एंड आप सभी को चांस मिलेगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, तीर्थ प्रजापति जी, श्योर आपको भी चांस मिलेगा, हम लोग सभी लेंगे। ओके, डन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चोकिंग। बहुत ही क्यूट फोटो लगाई है मैंने, मुझे पता नहीं कि ये क्यूट फोटो यहाँ पे क्यों लगाई है, बट जब किसी को चोकिंग होता है तो उसका हालत, जो बंदे का हालत होता है, यू कांट सी दैट। ये देखिए जो आप इस फोटो में देख सकते हैं, चोकिंग किसी भी फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रकल, जो हमारे टर्म्स में होता है तेरापन टास्क फोर्स के टर्म्स में, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रकल FBO के अपने शरीर में अटक जाने से, ट्रैकिया या फुट पाइप, एयर पाइप या फुट पाइप में अटकने की वजह से किसी को भी चोकिंग हो सकती है। चोकिंग किस कारण से हो सकता है? कोई खाना अटक गया हो, कभी कुछ शॉक लगने से हमारे गले में कुछ अटक जाता है, या हम जब बेहोश होते हैं तो हमारी जीभ रोल होके पीछे चले जाती है। चोकिंग का सिंपल सा एक ही सिम्टम होता है कि हमारे लंग्स को प्रॉपर ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है या फिर एयर सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है एज एन MFR, एज एन फर्स्ट एडर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आइटम्स से चोकिंग हो सकता है? ओके विपिन जी, नोटेड। हमारे पास चोकिंग से क्या क्या आइटम्स से हो सकता है? तो अगर एज 7 से 15 साल के बच्चे हैं, या इन दैट केस कोई भी बच्चे हैं, तो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं कि कॉइन्स अंदर चले जाना, बटन बैटरीज जो घड़ी में, जो स्मॉल डिवाइसेस में यूज हो रहा है, टाइनी टॉयज, नट्स हो गए, जो रेसिन्स, दाख जो होती है, किशमिश जो होती है, वो तो कम अटकती है, लेकिन अगर काजू हो गई, बादाम हो गए, वो चबाया नहीं है, हमने तोड़ के नहीं दिया है, तो वो गले में अटक सकता है। या कोई भी जो आइटम हो गया, इडली जो बहुत ही साउथ का एक बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट है, डिनर है, वो अगर ड्राई खा लिया, कंज्यूम कर लिया और उसको निगल नहीं पाए तो वो अटक जाता है। तो वो एक आइटम्स है दैट लीड्स टू चोकिंग। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे सीनियर्स में भी चोकिंग होता है, अडल्ट्स में, इन्फेंट्स में, सब जनों में, जो भी कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं उन सभी को चोकिंग हो सकता है। तो हम हमारे सीनियर्स को क्या बोले, वो बड़े हैं, हम जाके उनको सीधा ज्ञान तो नहीं दे सकते, वो बड़े हैं भाई, वो यही बोलेंगे अब तू मैंने ज्ञान दे के, अब तू मुझे ही ज्ञान देगा क्या, आप हमें ही सिखाएंगे क्या? लेकिन हम उनको एनकरेज कर सकते हैं कि जब वो खाना खा रहे हैं अच्छे से चबा के खाएं, खाना और पानी एक साथ नहीं चले, छोटे छोटे बाइट्स ले,
जो हम लेते हैं, छोटे बाइट्स ले स्पून में, बहुत ही एक डिग्निटी के साथ, एक हमारे विवेक के साथ हम कुछ भी खाएं, या हम खाते खाते बात नहीं करें, और बार बार हमारा अगर गले में कुछ अटक रहा है तो 100% पहले उसको साफ करके फिर हम कुछ खाएं। नेक्स्ट स्लाइड। सिम्टम्स ऑफ चोकिंग। सिम्टम्स ऑफ चोकिंग में सबसे बड़ा सिम्टम जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज किसी भी आदमी को अगर चोकिंग हो रहा है, किसी भी फीमेल को अगर चोकिंग हो रहा है, तो वो अपने दोनों हाथों को गले पे पकड़ लेंगे और खांसेंगे, या फिर मुंह से सलाइवा निकलेगा, या फिर उनको कुछ भी बोलने में तकलीफ होगा, वो कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दैट इज अ सिम्टम ऑफ चोकिंग। वो गले में हाथ रखे उनको सांस लेने में तकलीफ होगा, और उनका जो वॉइस है वो नॉर्मल नहीं निकल के बहुत ही सॉफ्ट वॉइस या फिर बहुत ही खुरखुरी वॉइस निकलेगी। तो आपको समझ जाना है कि उनको चोकिंग हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, व्हाट टू डू व्हेन चोकिंग हैज हैपेंड। अगर किसी को आपके पास में चोकिंग हो गया है तो आपको क्या करना है। ये हमारे पास एक वीडियो है आपके लिए, वो हम डिस्प्ले करेंगे, वेरी प्रैक्टिकल सेशन। काइंडली एवरीबडी पे अटेंशन टू दिस वीडियो। जो टेक्निक हम दिखा रहे हैं उस टेक्निक को आप एक बार आपके सामने हाथ से भी ट्राई कर लीजिए, ताकि जो आप ट्राई करेंगे ना, सुना हुआ आपके दिमाग में ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन जो आप अपने सामने अभी ट्राई करेंगे ना, वो आपके दिमाग में रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कि वीडियो है हमारे पास। मैं चेन्नई से हूँ। ये जो आप वीडियो में कैडेट्स देख सकते हैं वो कटक से हैं। तो हम ऑल ओवर इंडिया से जुड़ के आपके सामने कुछ लेके आए हैं। तो आई होप कि आपका भी रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही बढ़िया हो। यस, वीडियो प्ले होता रहे। तो हमारे सामने हम जैसे देख सकते हैं कि किसी को चोकिंग हो रहा है, उन्होंने गर्दन पे अपना हाथ पकड़ लिया है, और वो जो जिसको चोकिंग हो रहा है ना, वो उसका वही सिम्टम हुआ कि वो अपने गले पे हाथ रख लेगा, उसको चोकिंग हो रहा है। यस, कोई नहीं। तो आप एक बार प्रेजेंटेशन मत चलाइए, मैं दिखा देता हूँ कि कैसे चोकिंग में आपको हेल्प करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, एक बार स्लाइड भी ऑफ कर सकते हैं। चोकिंग के टाइम पे जो गला पकड़ लेते हैं, तो आपको हेलमिट मैनुअर मेथड देना है। एक ये बहुत ही यूनिवर्सल टेक्निक है। आप अगर कहीं पे भी जाएंगे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, फ्रांस, स्पेन, यूरोप, और मैं कॉन्टिनेंट्स ले लूँ, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये एक बहुत ही कॉमन प्रोटोकॉल है सभी डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के लिए। अगर यूएस का फोर्स है, अगर नेपाल का फोर्स है, अगर इंडिया का फोर्स है, सभी के लिए कॉमन प्रोटोकॉल है। अगर 13 टास्क फोर्स है तो उनके लिए भी कॉमन प्रोटोकॉल है, हेलमिट मैनुअर मेथड। इसमें क्या होता है, जब आपको किसी को चोकिंग के लिए रिलीज करना है, तो आपको उस बंदे का आपको वेट आपके ऊपर लेना है। वो आप कैसे लेंगे, आप उनके पीछे जाएंगे, एक पाँव जो आपका मास्टर लेग है, जो राइट हैंडी है तो उनका मास्टर लेग राइट हो गया, आपका मास्टर हैंड उनके दोनों पाँव के बीच में रखेंगे और उनको अपने बॉडी के ऊपर ले लेंगे, ठीक है। और फिर अपने हाथ को लेंगे, यू विल टेक योर हैंड, अंगूठा जो है आपका, योर अंगूठा, उसको आप अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे बराबर। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, आपके अंगूठे को, मेरा मास्टर हैंड ये है, अगर आप राइटी हैं तो आपका मास्टर हैंड राइटी, और अगर आप लेफ्टी हैं, लेफ्ट से काम करते हैं, तो आपका मास्टर हैंड लेफ्ट हो गया। उसके अंगूठे को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो जब मैं ऐसे देख रहा हूँ तो ये यहाँ पे एक शार्प पॉइंट आउट है बराबर। बाकी जो 5 अंगुली है, संगठन में शक्ति है, तो 5 अंगुली को आप मुट्ठी में बना लें। ये मुट्ठी का आपका पोजीशन हो गया। दिस इज दी फिस्ट ऑफ हेमलिच मैनुअल। इसको आपको जो आपका चेस्ट है उसके रिब केज, जहाँ पे आपका रिब केज खत्म हो रहा है, यहाँ पे एक डाइवर्शन है, एक इन्वर्शन है, अंदर के साइड में जाता है, वहाँ पे ज़ाइफर्ड प्रोसेस करके एक छोटा सा बोन होता है। आपको इस मुट्ठी को उस विक्टिम के पीछे से ज़ाइफर्ड प्रोसेस पे रखना है और आपको ऊपर की तरफ पुश करना है।
एक बार अपने चेस्ट पे खाली उंगली रख के ऐसे यहाँ पे दबाइए, आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट रिएक्शन आपके गले पे आ रहा है। तो हम जब विक्टिम के आगे जाके उसको अपने बॉडी पे ले लेते हैं, उनका हाथ हटा देते हैं और फिर अपने हाथ को अंदर की ओर ऐसे फिस्ट बना के, टेक्निक बना के ऊपर की तरफ निकालते हैं। ये आपको तब तक करना है जब तक उनके गले से कुछ बाहर नहीं आ जाए या तब तक उल्टी नहीं आ जाए। मोस्ट कॉमन सिनेरियो में उनको वॉमिटिंग हो जाएगा एंड जो भी आपके गले में अटका है, जो भी आपके फूड पाइप या विंड पाइप में अटका है, वो बाहर आ जाएगा। यस, कैन वी हैव द प्रेजेंटेशन अगेन प्लीज? यस, तो आप जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं, सबसे कॉमन मेथड जो है, आपको पहले तो पीछे से 5 थब्बे देने हैं, 5 ब्लोज देने हैं। ये तो बेसिक आपको ट्राई करना ही है, ये तो बेसिक है। अगर उससे भी नहीं हो तो आपको हेमलिच मैनुअल देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं अगले सेकेंड पिक्चर में। गिव 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट। ये टेक्निक आपको तब तक रिपीट करते रहना है जब तक उनके गले से चोकिंग फिनिश नहीं हो जाए। और इसी वाइल में आपको आपके आसपास जो भी है उनको कहना है कि प्लीज इन्फॉर्म दी हॉस्पिटल, प्लीज इन्फॉर्म दी मेडिकल फर्स्ट टीम। जो ट्रीटमेंट का टीम है उनको इन्फॉर्म कर दीजिए और उनको फटाफट यहाँ पे बुलाइए ताकि वो भी आगे आ सकें। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। यस, इन्फेंट्स में आपको हेमलिच मैनुअर कैसे करना है, आपको ह्यूमन जो अडल्ट में आप फोर्स यूज कर रहे हैं उतना नहीं करना है। इन्फेंट्स का अपना एक टेक्निक होता है, वो बहुत ही नाजुक होते हैं। तो जो हमने ये मुट्ठी बनाया है ना, अभी आपको उसका मुट्ठी नहीं बनाना है। इन्फेंट को आपके ऊपर लेके फिर वो हेमलिच मैनुअर नहीं करना है, बट आपको इन्फेंट को अपने हाथ पे लेना है। यू हैव टू स्टेबलाइज द किड इन योर हैंड। वो आपका हाथ जो है आपके थाई पे होना चाहिए। अगर आपका थाई बहुत नीचे है तो आप अपने थाई को दूसरे पैर के ऊपर रख के आपके लेग्स को फोल्ड करके बैठ जाइए, थाई पे रखिए, ताकि आपका जो किड है, जिस चाइल्ड पे आप हेमलिच मैनुअर जो अप्लाई करने वाले हैं, वो नहीं गिर जाए, वो गिर नहीं जाए। आपने उसको अपने हाथ पे रखा और 2 उंगली, ओनली 2 फिंगर्स से आपके उसको ज़ाइफर्ड प्रेसेस, जो रिब केज है जो खत्म हो रहा है, उसके चेस्ट, जो निपल्स है अपने बॉडी पे, जो बच्चे के निपल्स हैं, उसके एकदम सेंटर पॉइंट से 1 इंच नीचे आपको अब्डोमिनल थ्रस्ट देना है, ओनली बाय 2 फिंगर्स। एंड दैट केस चाइल्ड के अगर गले में कुछ अटका हुआ है तो वो निकल जाएगा। और क्योंकि वो बच्चा है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, आपको बार बार उसके मुंह में देखना पड़ेगा। यू हैव टू पीप इन हिज माउथ कि उसके मुंह से कुछ निकल रहा है क्या, उसके गले से कुछ निकल गया है क्या। अगर निकल गया है तो आपको उसको निकालना है, उसको आपका फिंगर यूज करके टंग को सीधा करके, अगर वो ऑब्जेक्ट ऐसे निकल सकता है तो निकालना है, नहीं तो बेबी को थोड़ा सा हल्का सा आगे झुका के उसको निकालना है। ओके, तो आई होप हम इस बारे में क्लियर हैं। व्हाट टू डू इफ यू आर अलोन। अगर आपके आसपास कोई भी नहीं है जो आपकी हेल्प कर सकता है, हेमलिच मैनुअर दे सकता है, और आप अकेले हैं, तो क्या कर दें, आपको वो पोजीशन बनाना है अंगूठे का, और किसी भी टेबल, किसी भी स्टूल, किसी भी चेयर के उधर जाके आपको वो प्रेशर देना है। क्योंकि आप अकेले हैं तो आप इतना प्रेशर अपने आप को हाथ से नहीं दे पाएंगे, तो उस जो पॉइंटेड एज है जो आप जैसे फोटो में देख सकते हैं, तो आपको उस एज पे जाके अपने हाथ को रख के उस एज से आपको फोर्स लेना है, आपके बॉडी वेट पूरा उस एज पे डाल देना है। तो अपने आप अपने लिए हेमलिच मैनुअर प्रोसीड कर रहे हैं। तो आई होप कि आप चोकिंग में भी बहुत क्लियर हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमारे सामने आके बताना चाहे कि इन केस ऑफ चोकिंग एडल्ट्स में क्या करना है, तो वो सामने आके बता सकते हैं, वो अपना रेज हैंड कर सकते हैं। हम उनसे जानेंगे कि रेज हैंड कि क्या करना चाहिए। यस, तो आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा। देसाई, यस देसाई जी, प्लीज प्रोसीड। If in adults there choking some occurs, तो उनको पहले हमें ऐसे अंगूठा पहले अंदर करके मुट्ठी बनानी है और फिर उनके चेस्ट के जहाँ पे एंड होता है रिब केज, वहां पे रख के दोनों हाथों से उनके ऊपर प्रेशर डालना है।
वो कैसे आप हाथ कैसे बनाएंगे? वो आपका हाथ ऐसे यूज करेंगे, अंगुली यूज करेंगे, क्या करना है? पहले पहले थंब को पूरा अंदर ले लें ठीक है, और फिर वहाँ पूरी 4 फिंगर्स बंद करनी है और फिर ऐसे करना है और उसके ऊपर ऐसे प्रेशर देना है। फिर पहले पहले तो उस पे बैक बैक पे 5 थप्पे देने हैं। बराबर, राइट। ओके, आपने बहुत ही अच्छे से बता दिया है। पहले 5 धब्बे देने हैं, उसके बाद आपने टेक्निक भी बता दी है कि अपने हाथ को ऐसे फोल्ड करके आपको पूरी मुट्ठी बंद करके आपको abdominal thrust देना है। So this topic was for choking। ये चीजें आपको, अगर कोई वृद्ध है, जो कोई अडल्ट है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उनका एक अलग टेक्निक होता है, उन पे आपको ये यूज नहीं करना है। एंड बेटर टू कॉल एन MFR, मेडिकल फर्स्ट ट्रीटमेंट, सबसे पहले। और अगर उनको बहुत ज़्यादा चोकिंग हो रहा है तो आपको उनको, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको आपको अब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं देके आपको उनके चेस्ट पे हार्ट से 2 इंच नीचे आपको उनको फटाफट से थ्रस्ट देना है। तो वो 1 जान नहीं है, वो 2 जान है। तो 100% वो डेलिकेट होते हैं। तो अगर उनको मेडिकल टीम के लिए रख दिया जाए और अगर मेडिकल टीम को इमीडिएटली हम उधर लेके आ पाए तो वो सोने पे सुहागा है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। यस, हमारा आज का 3rd टॉपिक है स्नेक बाइट, सांप का काटना। जो फिल्म जो सब में तो हम बहुत ही वाकिफ हैं कि स्नेक बाइट की टीम में स्नेक बाइट हो गया है, किसी को हीरोइन के हो गया है, विलन के हो गया है, और वो कोई हीरो आता है फटाफट से भाग के और वो स्नेक बाइट के जहर को अगर हाथ पे लगाए तो चूस के थू। वो हम सिनेमाज में देखते हैं, बॉलीवुड में देखते हैं, लेकिन जो हम बॉलीवुड में देखते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सब सही है, वो सब हमें ही करना चाहिए। हम आपको बता देते हैं कि वो सब बहुत ही गलत टेक्निक्स हैं, बहुत ही मिस कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही अनरेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं और हमको वो सब नहीं करना है। बिफोर गोइंग ऑन टू द स्नेक बाइट्स, ये हमारे कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स में ओवरव्यू ऐसे करूँगा कि हमारे पास 300 से ज़्यादा स्नेक्स हैं, वेराइटीज। 300 मतलब क्वांटिटी नहीं, स्पीशीज। इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज हमारे पास 300 स्पीशीज हैं और उस 300 स्पीशीज के लाखों हजारों सांप हैं, लेकिन उन स्पीशीज में से ओनली 62 स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। वेनम होता है उनमें, वेनम मतलब पॉइजन, उनमें पॉइजन होता है, बाकी सब वेनम लेस होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मौत हमारे यहाँ पे क्यों हो रहा है, वो है डर के कारण से, वो है लैक ऑफ एजुकेशन के कारण से। स्नेक बाइट से लोग कम मर रहे हैं, लेकिन जो स्नेक बाइट से दिल की धड़कन हिल जाती है ना, तो पूरे आदमी का ब्लड सर्कुलेशन एकदम तेज हो जाता है, चाहे सांप में जहर हो नहीं हो, उनकी धड़कन, उनका डर इतना ज़्यादा हो जाता है, फटाफट से उनका एड्रेनालिन रश जो बोलते हैं, हार्मोन्स का एक बहाव हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन पूरा ऊपर नीचे हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, उसके वजह से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। जहर से कम, बट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ स्नेक बाइट लोग ज़्यादा मरते हैं। तो आइए हम आज एजुकेट हो जाते हैं कि स्नेक बाइट में कैसे फर्स्ट एड देना है, कैसे पहचानना है और कैसे लाइफ सेव करनी है। सो यस, ये हमारा एक स्नेक बाइट का एक विजुअलाइजेशन है कि अगर सांप को हम कैसे पहचाने कि उसमें जहर है कि नहीं है। करेक्ट, हर चीज़ का आइडेंटिफिकेशन होता है, सब चीज़ को पहचाना जा सकता है। तो इन दिस केस एक आइडेंटिफिकेशन ये है कि जो वेनम स्नेक होता है, जो वेनम लेस स्नेक होता है, उन दोनों के बाइट मार्क्स में डिफरेंस होता है। आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप फ़ोन पे है तो आप उस पार्ट को जूम करके देख सकते हैं कि जो पॉइजनस स्नेक होता है उसके फैंग मार्क्स आगे आते हैं, उसका जो फैंग मार्क्स है वो आगे आता है। जो उसके जो पॉइजन वाले 2 दांत होते हैं ना सामने की ओर, उसका 2 मार्क है। आपके स्किन पे वो मार्क अलग से दिखेंगे, बाकी के दांत तो होते ही हैं, लेकिन वो जो 2 पॉइंट है वो जरूर दिखेंगे, और उसको हमको बोलना है पॉइजनस स्नेक। नॉन पॉइजनस स्नेक में आपके उसके कोई मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन उनके दांतों का पोजीशन थोड़ा अलग होगा। उनके एक बड़े दांत होते हैं, उनके छोटे दांत होते हैं,
और क्योंकि उनमें पॉइजन वाले दांत नहीं होते हैं तो उनको चबाने के लिए, उनको काटने के लिए एक्स्ट्रा टीथ होते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये भी बहुत क्लियर हो गया है कि आप कैसे स्नेक्स को पहचान सकते हैं। और स्नेक को अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं, पॉइजनस है तो 100% आप उसको पॉइजनस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि वो स्नेक पॉइजनस है कि नॉन वेनमस है, तो आप उसको पॉइजनस स्नेक की तरह ही ट्रीट करेंगे और आपको फर्स्ट एड पॉइजनस स्नेक की और जैसा ही देना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप उस पार्ट को, जो कॉमन एक प्रथा है, जो एक माइथोलॉजी है, जो सबसे चल रहा है कि उस एरिया को टॉर्निकेट कर दें, उस एरिया को टाइटली रस्सी से, कपड़े से बांध दें ताकि वो जहर आपके हाथ से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक नहीं फैले। गलत है वो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपने जहर को खाली एक पार्ट में रोक दिया, आपको वो पार्ट हटाना होगा, वो पार्ट पूरा पॉइजनस हो जाएगा, वो पार्ट के सेल्स, ऑर्गन्स पूरे डैमेज हो जाएंगे। क्लियर? तो आपको टॉर्निकेट नहीं करना है, आपको उसको बैंडेज करना है। हम आगे बताएंगे कि कैसे बैंडेज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी बाबा, तांत्रिक, काले जादू के बहाव में नहीं आना है कि हम ठीक कर सकते हैं। यू हैव टू गो फॉर अ ट्रीटमेंट, फॉर अ मेडिकल ट्रीटमेंट। आपको करेक्ट एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना है, बट ना कि इस ब्लैक मैजिक या किसी बाबा तांत्रिक के बातों में आना है। ये सब आपके कॉमन सिम्टम्स हैं कि क्या हो सकता है स्नेक बाइट में। विल शेयर दिस विथ यू। आप उसको स्किम कर सकते हैं कि विजन में आपको धुंधलापन हो जाता है। जब किसी विक्टिम को अगर धुंधलापन हो जाता है तो यस, दैट इज अ वेनम स्नेक। और रेस्पिरेशन, सांस लेने में आपको तकलीफ होती है तो दैट इज स्नेक बाइट। वुंड साइट में अगर थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा है या फिर कलर बदल रहा है जहाँ पे आपको लगा है स्नेक बाइट तो वहाँ पे आपको अगर डिस्कलरेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, थोड़ा सा जलने जैसा हो रहा है, तो दैट इज वुंड साइड पे, तो वो पॉइजनस स्नेक है। थोड़ा सा आपको पेट में गुड़ की आवाज़ आ रहा है, बहुत ही गर्म लग रहा है, और थोड़ा सा आपका सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, नॉइजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, तो उसको हम एक और स्नेक बाइट का टाइप बताते हैं। जो एक सिम्टम है उसको वो बोलते हैं। आइए हम देखते हैं कि इससे कैसे बच सकते हैं, इस टाइम पे हम कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं। फर्स्ट एड देने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर चीज में सबसे पहले मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करना है। यू आर एन MFR, नॉट एन MBBS। तो आपको सबसे पहले एक मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करना है, एक हॉस्पिटल को, एक क्लिनिक को इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पे स्नेक बाइट का इंसिडेंट हो गया है, फटाफट से आ जाइए। सेकेंड, उसके बॉडी पार्ट को, इंजर्ड बॉडी पार्ट को हार्ट के लेवल से नीचे रखना है, हार्ट के लेवल से नीचे रखना है। उससे क्या होगा कि जो जहर वाला खून है वो आपके दिल पे पहुंचने में टाइम लगाएगा। इट विल टेक टाइम टू रीच टू योर हार्ट, और अगर वो टाइम लगाएगा तो आपका जहर कम फैलेगा, क्योंकि एक बार दिल तक आ गया, once it reaches your heart it will spread to your body। तो उसमें आपको थोड़ा डिले करना है, आपको थोड़ा टाइम देना है विक्टिम को और डॉक्टर को, तो उस बॉडी पार्ट को हार्ट के लेवल से नीचे रखना है। थर्ड थिंग यू हैव टू डू इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में अगर आपके पास स्नेक बाइट का किट है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसमें एक सिरिंज होता है, आयोडीन सिरिंज होता है, आयोडीन स्प्रे होता है। अगर आपके पास फर्स्ट एड किट है तो उसमें एक सकर नाम का डिवाइस होगा। नेक्स्ट स्लाइड। सकर नाम का डिवाइस होता है, तो आपको वो सकर को यूज करना है। आपको उस सकर को उस जगह पे रख के आपको सक करना है, आपको मतलब सिरिंज जैसे ऊपर खींचना है, तो जो भी आसपास का जहरीला खून है और जहर है वो उस सकर के उस कैबिन में आ जाएगा। अगर आपके पास सकर नहीं है तो इसका एक इम्प्रोवाइज डिवाइस होता है, जो सिरिंज होता है, जो नॉर्मल इंजेक्शन होता है, उसका नीडल हटा दे, उसका नीडल हटा दे, तो उसका जो ओपनिंग होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसको आप फैन मार के ऊपर रख के सक कर सकते हैं। वो इन केस आपके पास इंजेक्शन है या सकर है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू बैंडेज, आपको बैंडेजिंग करना है। वाई टू डू बैंडेज? आपको बैंडेज इसलिए करना है ताकि उसका जो बॉडी पार्ट है जहाँ पे उसने काट लिया है स्नेक को, वो इमोबिलाइज कर सके। इसका बहुत ही कॉमन टर्म है
ऑस्ट्रेलियन इमोबिलाइजेशन टेक्निक। तो इमोबिलाइजेशन टेक्निक में आपको उस पार्ट को इमोबिलाइज करना है, मतलब आप पार्ट को स्टिल कराना है ताकि वो पार्ट ज़्यादा हिले नहीं, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करे और खून का बहाव उसमें ज़्यादा नहीं जाए और खून वहाँ से ज़्यादा बैक नहीं जाए। क्योंकि एक बार खून अगर आपके बॉडी में जाता है, किसी ऑर्गन में जाता है, तो उसको फिर से प्यूरिफाई होने के लिए हार्ट पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको काम डाउन करना है, इमोबिलाइज करना है। तो आपको जहाँ पे सांप ने काटा है उस पार्ट के नीचे से आपको बैंडेजिंग चालू करना है, अच्छा सा टाइट, एकदम टाइट टॉर्निकेट जैसे नहीं, बट हल्का सा टाइट आपको टॉर्निकेट करना है। आपको टॉर्निकेट करते 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 फैन मार्क तक जब आ जाओ और फैन मार्क को जब आप कवर कर लो बैंडेज से, तो एक मार्कर या एक पेन लेके, कोई भी एक मार्कर हो गया जो आपके आसपास मिल जाता है या पेन हो गया, आपको मार्कर या पेन लेके जहाँ पे फैंग मार्क है उसको बैंडेज के ऊपर आपको मार्क करना है। जहाँ पे जो सांप का काटा हुआ निशान है ना, तो आपने बैंडेज बांध दिया है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल तक पहुंचोगे अगर डॉक्टर एक साथ में पूरा बैंडेज निकाल देगा तो आपका जो ब्लड यहाँ पे इमोबिलाइज हुआ था थोड़ा, वो एक साथ बहुत ही जोर के झटके से पूरे बॉडी में जाएगा। तो डॉक्टर कभी भी पहले फैंग मार्क को विजुअलाइज करता है। तो अगर आप मार्क कर देंगे उस फैंग मार्क को, तो डॉक्टर सीधा उधर का उधर एक स्क्वायर कट करके पहले उधर ऑपरेट करेगा, फिर बाकी उस ऑर्गन पे आएगा। तो उस पर मार्क करके आपको बॉडी पे, आपके टॉर्सो जो बॉडी है उसके ऊपर के साइड में आपको रोल करते करते जितना पॉसिबल हो सके बैंडेज कर देना है। तो स्नेक बाइट के टाइम पे आपको यहाँ तक बैंडेजिंग कर देना है। ओके, आई होप यू आर वेरी क्लियर विद स्नेक बाइट ऑल्सो। बहुत ही कॉमन चीज़ें होती है जो आपको पता नहीं होती है, एंड ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हम रह जाते हैं। और आई होप कि अगली बार आप जब भी बॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं और अगर कोई खून को अपने मुंह से चूस रहा है और थूक रहा है, तो आप अपने मन में यही बोलेंगे कि मुझे सही टेक्निक पता है, ये सब फेक है, ये सब खाली एंटरटेनमेंट है, दैट इज ओनली एंटरटेनमेंट। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे पहले जाने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है जो कि हम ये एक्टिविटी हर किसी को करवाते हैं और आपकी नींद भी उड़ जाएगी इससे। आई रिक्वेस्ट कि आप सभी के कैमरे ऑन हो जाए, ओनली योर वन स्क्रीन इज ऑन। हमारे ऑल 60 पार्टिसिपेंट्स काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस और कोई एक बंदा रेज हैंड करें, एनी वन ऑफ योर मेल और फीमेल स्टूडेंट्स जो कि 60 से लेके 0 तक उल्टा काउंटडाउन कर सके। 60 से लेके 0 दैट इज 60 सेकेंड्स का काउंटडाउन कर सके, प्लीज रेज हैंड्स। और नितिन जी, आरव जी, कीर्ति जी, पंकज जी, दिनेश जी, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास फटाफट से। आई वुड नॉट लाइक टू बिकम योर टीचर और एक एक का अटेंडेंस लूँ। आर्यन, आप बहुत ही क्विक हैं लेकिन आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया था। तो अमन हमारे सामने हैं। अमन, यू हैव टू काउंट डाउन फ्रॉम 60 to 0। जब मैं बोलूँ कि आपको काउंट डाउन करना है तब आपको काउंट डाउन करना है। और बाकी को क्या करना है, बाकी स्टूडेंट्स को आपका हाथ पूरा सीधा करना है, कोई भी एक हाथ हवा में एकदम स्ट्रेट ऊपर लेके जाना है 60 सेकेंड तक, एकदम ऊपर स्ट्रेट। इसमें भी क्या चीटिंग कर रहे हो, आधा हाथ फोल्ड है, आधा हाथ नीचे है। प्लीज आप सभी का हाथ पूरा ऊपर हो जाए, पूरा ऊपर। रिधि, प्रेम, निशित, मिरल, नितिन, सभी का हाथ पूरा ऊपर हो जाए। यस, तो आप चालू कर सकते हैं अमन जी 60 से लेके 0 तक, और आपका भी हाथ ऊपर होना चाहिए। 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27,
26, 25, 24, 23, 22, थैंक यू अमन, 21. थैंक यू अमन, थैंक यू अमन। अब फटाफट से अपना हाथ नीचे करिए और दोनों मुट्ठी को देखिए कि आपका कलर चेंज हुआ है नहीं हुआ है। जो आपका एक नॉर्मल हाथ है और जो आपका दूसरा हाथ है, दोनों में थोड़ा सा कलर डिफरेंस आया है। जो आपका हाथ ऊपर था वो थोड़ा सा लाइट हो गया है कलर में। अपने हाथ को देखिए, अपने हाथ को देखिए, अपने आप पता चलेगा। और हमारा हाथ भी थोड़ा सा दर्द करने लग गया था, थोड़ा सा हिलने लग गया था। कोई मुझे बता सकता है कि ये क्यों हुआ था? हमारे हाथ का जो ये कलर है वो हल्का क्यों पड़ गया, या फिर हमारे जो हाथ ऊपर था उसको थोड़ा सा कोल्ड फीलिंग हमको क्यों आने लग गया, थोड़ा सा ठंडा होने लग जाता है। यस, आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। सर, जिस टाइम पे हमने अपना हाथ ऊपर किया उस टाइम पे हमारा ब्लड हमारे हाथ से नीचे टाइप फ्लो होने लग गया, सो दैट हमारे हैंड में, फिस्ट में हमारे ब्लड नहीं रहा और हमको कोल्डनेस फील हुआ। चलिए, आपने आंसर तो सही दिया है लेकिन उल्टा बोल दिया है। हमारे हाथ से नीचे नहीं आ गया खून, लेकिन हार्ट से, लेकिन दिल से खून ऊपर नहीं जा पाया। आपका आंसर करेक्ट है, बस आपने उल्टा समझा दिया। तो इसी के साथ हम जानते हैं कि ब्लड जो होता है कितना वाइटल होता है आपके बॉडी को गर्म रखने में, आपके बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करता है। और आपका जो ये क्या बोलते हैं हम, बॉडी मूवमेंट होता है, एक्टिवनेस होता है, प्रॉम्प्ट होता है, तो वो सब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। और आप सभी चैट बॉक्स में भेजिए मुझे। चैट बॉक्स ओपन कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और आई डू इट फॉर यू गाइस एवरीबॉडी। यस, चैट बॉक्स ओपन है आपके लिए। काइंडली आप एक गेस करिए, हमारे पानी का जो एक कैन आता है उसमें 30 लीटर्स ऑफ वाटर होता है, लेकिन एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने लीटर खून होता है? हाउ मच ऑफ लीटर्स ऑफ ब्लड डज अडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन? एक जो पानी का कैन होता है दैट इज 30 लीटर्स, जो कि हमारे सामने हम देखते हैं बहुत बार। और अपने एक शरीर में, ह्यूमन बॉडी में कितना लीटर खून होता है? मुकेश जी जैन का सही आंसर 5, नितिन जी का 5, दिव्या 5, श्रेया 5, अमन 5, माउली 6, आदित्य 15, नाउ निशान जी 5, जयेश जी जैन 4 to 5। यस, तो इसका सही आंसर जो प्राइवेटली और जो एवरीवन में भेज रहे हैं आंसर, करेक्ट आंसर है 5 लीटर्स ओनली। अपना पानी इतना दिखता है हमें उस छोटे से कैन में, लेकिन हमारे इतने बड़े बॉडी में, हमारा जो अडल्ट बॉडी है, आप तो बच्चे हैं कुछ, लेकिन जो अडल्ट बॉडी है उसमें ओनली 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। तो आप समझ रहे हैं कि कितना क्रूशियल है, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए ब्लड। तो इसी ब्लड को आपको, अगर किसी के आसपास इंसिडेंट हो जाता है, किसी को लग जाता है, तो उसको बचाने की आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमारे अनुव्रत के कुछ रूल्स होते हैं, उसमें आता है कि हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी, जो हमारे समाज के लिए एक हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसको हमको सामने लेके आना है। यू हैव टू हेल्प द विक्टिम। तो हमने अभी एक, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, हमने एक छोटे से एक्टिविटी से जान ही लिया है कि ब्लड कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए। 1 मिनट के लिए हम ब्लड से अगर वंचित हो जाते हैं, हमारे बॉडी पार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो हम अपना हाथ काफी देर तक ऊपर नहीं रख पाते हैं, दर्द होने लग जाता है, मसल्स ठंडे होने लग जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन सप्लाई उस पार्ट में नहीं हो रहा है और पूरा खून उधर नहीं पहुंच रहा है, डीकलरेशन हो सकता है, आप वीक हो सकते हैं। ये तो खाली 30 सेकेंड्स का बात है। 30, हमने आपको अमन जी को शायद मैंने 20 सेकेंड्स पहले ही रोक दिया था, लेकिन सोचिए जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या आपके स्कूल में किसी को लग जाता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उनको लग जाता है, उनका ब्लीडिंग हो रहा है, तो उनका खून लॉस हो रहा है, तो कितना क्रूशियल है वो। यहाँ वहाँ ब्लड सर्कुलेशन, जैसे कि अभी अभिषेक जी ने बताया था कि अभात युग अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का ब्लड का एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बना हुआ है। तो ये क्यों करते हैं ब्लड कैंप वो सब? क्योंकि खून इतना इम्पोर्टेंट है
खून इतना वाइटल है हमारे बॉडी के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि इन केस ऑफ ब्लीडिंग हमें क्या करना चाहिए, हम फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं, और हम कैसे एक हीरो, एक तो होता है रियल लाइफ हीरो, रील REEL, ये होता है रियल लाइफ जो कि सिनेमा में होता है, और एक होता है रियल लाइफ हीरो। तो आपको बनना है रियल लाइफ हीरो, आपको बनना है रियल लाइफ हीरो। तो उसके लिए हम जानते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है आप लोकेशन जानिए कि कहाँ पे खून ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो आपको लाल कलर के लाइंस दिख रहे हैं सेकेंड इमेज में, ऑल दोज आर वेन्स एंड कैपिलरीज का जो एक सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड मेथड में दिखाया गया है। आपके 3 इंपॉर्टेंट पल्स हैं। हार्ट तो हमारा भाई पंप है, दैट इज द पंप। आपका जो हार्ट है वो सब जगह पे खून भेजेगा, दैट विल सेंड ब्लड टू योर बॉडी, हेड, लेग्स, हैंड्स, पटेला, फ्लैंजेस, नकल्स, हर जगह पे हार्ट का मेन काम है। बट अकेले हार्ट क्या कर लेगा, उसका एक सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें कैटरॉइड पल्स, गर्दन पे कैटरॉइड पल्स है, हाथ में रेडियल पल्स है जो आपके कंधे पे मेजर आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और आपका फेमोरल पल्स है थाइज में जो कि आगे जाके फर्दर स्प्लिट हो जाता है। तो इन दिस केस ये आपको ध्यान रखना है कि आपके 3 पल्स कैटरॉइड, रेडियल और फेमोरल, जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो यहाँ पे हाथ रख के, गर्दन पे हाथ रख के जो लब दब का साउंड सुनते हैं वो हार्ट का साउंड है, लब दब। तो आपने पल्स लोकेशन जान लिया है। अब हम देखते हैं कि ब्लीडिंग के टाइम पे हमको क्या करना चाहिए। देयर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट थिंग, इन केस ऑफ एवरीथिंग आपको मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करना है। आप डॉक्टर नहीं हैं, आप मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, तो आपको मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करना है कि मेडिकल टीम हमारे यहाँ पे इंसिडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, फटाफट से हमारे स्कूल, हमारे कोचिंग क्लास, हमारे यूनिवर्सिटी में आ जाइए। सेकेंड थिंग आपको करना है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड आपको कैसे करना है आइए हम जानते हैं। ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। डायरेक्ट, ध्यान से सुन लीजिए, डायरेक्ट प्रेशर, इनडायरेक्ट प्रेशर और प्रेशर पॉइंट और टॉर्निकेट, ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है एलिवेशन। फर्स्ट पॉइंट डायरेक्ट प्रेशर, सेकेंड पॉइंट प्रेशर पॉइंट, थर्ड मेथड एलिवेशन। पहले में क्या होता है, जब खून निकल रहा है तो थोड़ा निकल रहा है, अगर थोड़ा ही निकल रहा है तो उसमें हम डायरेक्ट प्रेशर यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रेशर, एज द नेम सेज, डायरेक्ट प्रेशर, डायरेक्टली कोई एक अच्छा कपड़ा लिया, पिलो का कवर लिया, कोई एक अच्छा बेडशीट लिया, दुपट्टा लिया, हैंडकरचिफ लिया, बैंडेज लिया, डायरेक्ट प्रेशर आपको उस एरिया पे डालना है जहाँ पे आपके दोस्त के खून निकल रहा है, हाथ पे, पाँव पे, सिर पे। अच्छा सा एक नीट कपड़ा लिया और उसको सर पे रख दिया, उसको हाथ पे रख दिया। डायरेक्टली आप एक अच्छा फैब्रिक लेके प्रेशर दे रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट प्रेशर। उससे भी अगर खून नहीं रुक रहा है, उससे भी अगर खून का बहाव जो बाहर आ रहा है बॉडी को वो नहीं रुक रहा है, तो आपको आगे जाना है प्रेशर पॉइंट पे। प्रेशर पॉइंट जो हमने अभी 3 पल्स देखे थे, तो अगर हाथ पे लगा है तो हाथ के उधर, या पैर पे लगा है तो थाइस के उधर आपको एक कपड़ा, एक हैंडकरचिफ लेके उधर बांध देना है। तो उससे क्या होगा, जो आपका हार्ट जो है ब्लड भेज रहा है सभी वाइटल बॉडी ऑर्गन्स को, तो वो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। आपका हार्ट अगर हाथ तक भेज रहा है तो वो खून यहीं पे रुक जाएगा और कम खून ही आपके बॉडी पार्ट तक जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कम खून बाहर निकलेगा। तो उससे आपका डायरेक्ट प्रेशर, प्रेशर पॉइंट दोनों हो गया। इसके साथ एलिवेशन, एलिवेशन में आपको जिस पार्ट पे लगा है, अगर आपके हाथ पे लगा है तो आपको हाथ ऊपर कर देना है, अगर आपके पैर पे लगा है तो पैर ऊपर कर देना है। किस चीज से? हार्ट से, दिल से। दिल का जो लेवल है उसके ऊपर आपको एलिवेट कर देना है। यू हैव टू एलिवेट योर इंज्यूर्ड बॉडी पार्ट अबव फ्रॉम दी हार्ट लेवल। अगर हाथ पे लगा है और मैं बैठा हूं तो मेरा दिल इधर है, हाथ ऊपर हो जाएगा। अगर पैर पे लगी है तो मैं सो जाता हूँ
तो मेरा दिल इधर है, और अगर मेरा पाँव यहाँ पे है तो उसको मैं चेयर पे रख दूंगा, तो दिल और पाँव, तो दिल को बहुत परेशानी होगी, बहुत मुश्किल होगी खून ऊपर भेजते भेजते, तो दैट केस हमारा ब्लड जो है ऊपर कम जाएगा और लॉस कम होगा। चलिए हमने ये जान लिया है कि 3 मेथड्स क्या है। क्विकली फटाफट कोई एक स्टूडेंट अपना हाथ रेज करे और हमको 3 मेथड, खाली 3 मेथड्स ऑफ फर्स्ट एड इन केस ऑफ ब्लीडिंग बता दे। Any student can raise their hand and let us know what to do in case of bleeding. Please unmute yourself. Okay, I think he's not able to unmute. और कोई अपना रेज हैंड करें और हमको बता सके कि 3 मेथड्स क्या है टू स्टॉप ब्लीडिंग। एनीबडी प्लीज रेज हैंड्स एंड कम फॉरवर्ड। या हाँ आर्यन, आप अनम्यूट हो गए हैं, बताइए। पहले है डायरेक्ट प्रेशर, पहले डायरेक्ट प्रेशर, फिर दूसरा है प्रेशर पॉइंट, फिर एलिवेशन पॉइंट है। बराबर। एलिवेशन में हमको किस चीज से एलिवेट करना है? वो है हार्ट। ओके, आई होप वी आर ऑल वेरी क्लियर विद दिस थिंग्स। चलिए हम आगे चलते हैं। इसी में एक टॉपिक है जो नोज ब्लीडिंग है। नोज ब्लीडिंग जो बहुत ही कॉमन हम लोग नेक लोए बोलते हैं, या नाक से खून निकलना होता है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? नोज ब्लीडिंग, ये हमारा आज का फाइनल टॉपिक है, नोज ब्लीडिंग। इसी के साथ हम हमारा सेशन जो है उसको प्रैक्टिकली यहीं पे स्टॉप करके एक फटाफट से फीडबैक सेशन, और अगर आपने उस नंबर पे जो आपको नीचे नंबर दिखाया, अगर उस नंबर पे आपको कुछ भी क्वेश्चंस अगर आपने भेजे हैं तो हम उसका जवाब ले लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम आप किसी को भी एक क्यूरी के साथ नहीं जाने देंगे। हम आप सभी का क्वेश्चन का समाधान करेंगे। तो अगर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या नॉर्मल एसएमएस पे आप अपना डाउट अपने नाम के साथ भेज सकते हैं। और नोज ब्लीडिंग जो कि बहुत कॉमन होता है, नोज ब्लीडिंग में एक बहुत ही मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि अगर आपके नाक से खून बह रहा है तो आप लोग किसी को भी बैठा देते हो और उसके गर्दन को पीछे कर देते हो। गर्दन को जब पीछे कर देते हो तो नाक में से खून बहना तो बंद हो जाता है, लेकिन वो खून यहाँ पे जमा हो जाता है और उसके वजह से सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। खून अगर बाहर आ गया आपके बॉडी से तो खून क्या करता है? जमने लग जाता है। खून का नेचुरल प्रॉपर्टी है कि इट विल स्टार्ट टू कोएगुलेट, वो जमने लग जाएगा और वो आपके नाक में ब्लॉक हो जाएगा कि यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा और आप सांस नहीं ले पाओगे। और अगर आप सांस नहीं ले पाओगे तो ब्लड को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? आपके बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपको एक्टिविटी, आपको चलने के लिए, आपको दौड़ने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो आपको नोज ब्लॉक नहीं करना है। आपको क्या करना है? जिस किसी को भी हुआ है उसको कहना है कि आई एम एन मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, मुझे पता है कि क्या करना है। आपने सर को, अपने गर्दन को आगे झुकाओ और खून को निकलने दो, रोको मत, खून को बाहर निकलने दो। Let the blood flow out of your nose because you don't have to block your nose, you don't have to block your breathing airway, समझे? तो आपको खून को अंदर रोकना नहीं है, आपको खून को बाहर निकलने देना है। अगर ज्यादा खून निकल रहा है तो हल्के हल्के से आपके नाक को आप पिंच कर सकते हैं, आपके हाथ से आपके नाक को पिंच कर सकते हैं, जिससे कि जो ब्लड फ्लो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर एक अच्छा कपड़ा है आपके पास, अगर हैंड कर्चिफ है आपके पास, तो उसको भी आपके नाक पर रख के ड्रेसिंग की तरह यूज कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर टुडे गाइज। हमने आज 5 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। थैंक यू कंप्यूटर जी फॉर शेयरिंग द स्क्रीन।
हम फटाफट से जान लेते हैं कि हमारे आगे का सेशन क्या है फ्रॉम आवर होस्ट मनीष जी, और उसी के साथ आपका फीडबैक सेशन, आपका क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि इन केस ऑफ स्नेक बाइट, अगर मैं नहीं पहचान पाऊँ कि सांप ने सही में पॉइजनस वाले ने काटा है कि नॉन पॉइजनस ने काटा है, क्योंकि मैं समुंदर में स्विमिंग पूल में था, तो अगर आप उस सांप का फोटो ले सकें, आप सभी के पास फ़ोन है, अगर आप उस सांप का फोटो ले सकें और उसको डॉक्टर को दिखा दें कि ये वाला सांप था, तो क्या पता वो इजीली पहचान पाए। और अगर आप पहचान नहीं पाते हैं तो देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू इज उसको पॉइजनस स्नेक की तरह ट्रीट करना है, एंड ट्रीटमेंट फर्स्ट एड पॉइजनस स्नेक की तरह ही देना है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन नोज ब्लीडिंग में जो हमको आपके सामने बताई दिया है कि इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग आपको सर को आगे झुकाना है और खून को यहाँ पे ब्लॉक नहीं करना है पीछे रख के, तो आगे झुका के नोज ब्लीड हल्के हल्के से होने देना है एंड रिस्ट्रिक्ट इट विथ दिस फ्लो। चलिए, आई वॉज हिमांशु डूंगरवाल मेरा नाम, चेन्नई से आप सभी के सामने जुड़ा था, और बैक टू माई को होस्ट या आज के प्रोग्राम के संचालक का मनीष जी जैन फ्रॉम हैदराबाद। मनीष जी, बैक टू यू। धन्यवाद हिमांशु जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सभी को समझाया कि कैसे हम जीवन रक्षक की भूमिका निभा सकते हैं। अब इसी कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए अब हम सुनना चाहेंगे हमारे स्कूल के ही शिक्षक श्री आकाश जी शाह को। आकाश जी शाह, आप अपनी बात रखिए। सर आप म्यूट पे हैं सर, अनम्यूट कर लीजिए। ओके, am I audible? Yes sir, very much audible. जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट ओवर हियर, और सारे पूरे अभा देव के सारे सदस्य वगैरह एंड पूरी टीम तेरापन टास्क फोर्स की पूरी टीम। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग ने जो बहुत सारे मीथ थे, यानी फेक बिलीफ जो बोलते हैं, चाहे नोज ब्लीडिंग की रिगार्डिंग हो या फिर स्नेक बाइट की रिगार्डिंग हो, देखो अक्सर जो हम लोग देखते हैं, चाहे वो मूवीज में देखें या फिर किसी भी सिचुएशन में हम लोग देखते हैं, तो स्टूडेंट्स वही चीज फॉलो करते हैं। सो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज आपने जो बताया है कि ये सारी चीजें जो मूवीज में दिखाई जाती है सारी फेक है, उसको उस तरह से नहीं करना है, बल्कि आपको आपके ये पर्टिकुलरली जो बोलते हैं ना मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे ये चीज हम लोग एक्ट कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, चलो मैं मानता हूं कि मेरे बहुत कम स्टूडेंट्स आई ज्वाइन हुए होंगे, लेकिन वो जब जाके दूसरे स्टूडेंट्स को बताएंगे कि हम लोग जो मानते हैं वो गलत चीज मानते हैं, तो उससे उनको एक फीलिंग होगी कि क्यों मैंने वो सेशन अटेंड नहीं किया। सो आई होप जितने भी स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स ने अटेंड किया है उनको बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने, देखो पढ़ाई के साथ साथ कुछ नया सीखने को मिले, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो। सो ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव अटेंडेड, मुझे लगता है कि उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम जो दिया है, मेरे ख्याल से 8 अक्टूबर से एग्जाम है सब स्टूडेंट्स की, और उसके बीच में ये अटेंड किया जिन्होंने भी, सो आई होप बहुत बेस्ट वे में उन्होंने रिप्रेजेंट किया और उन्होंने कुछ नया सीखा है। सो आई थैंक यू टू माय ऑल द स्टूडेंट्स। यहाँ एग्जाम्स, देखो बुक्स है, बुक्स की नॉलेज तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज जो तेरापन टास्क फोर्स दे रही है, और ये लोग एक बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है ऑनलाइन में इतना इफेक्टिव वे नहीं होता है, लेकिन जैसे ही मैं चाहूंगा कि लॉकडाउन वगैरह निकल जाए, उसके बाद हम लोग ये प्रैक्टिकली हमारे स्कूल में करें, तो इट वुड बी अ मोस्ट इम्पैक्टफुल कि हाँ उनको मींस लाइव जो होता है, लाइव सेशंस, इट इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू। देखो मैं टीचर हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, तो आप लोग को भी आइडिया चल गया होगा कि स्टूडेंट्स किस तरह से इफेक्टिव, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज इज प्रैक्टिकल नॉलेज, आई बिलीव। सो थैंक यू तेरापन टास्क फोर्स, अखिल भारतीय तेरापन युवक परिषद, एंड बीइंग अ तेरापंथी, तो मुझे तो गर्व है ही है कि आप लोग ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखो लोग बाग बहुत बड़ी बड़ी फीस पे करते हैं सीखने के लिए, एंड यू आर डूइंग फॉर अ गुड कोज, तो ये करते रहें, और इसी तरह से हम लोग का जो भी सपोर्ट बन पाएगा हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू, ओमरम। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बहुउपयोगी बातें बताई, जैसे क्वालिटी मैटर्स नॉट द क्वांटिटी। जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, चाहे कम है ज्यादा है, बट उन्होंने अच्छे से सीखा होगा और अच्छे से इसको लेके अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और सबको सिखाएं। टीटीएफ भी इसी चीजों में विश्वास रखता है। अब मैं आभार के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे अभातेयुक्त सदस्य और अमराईवाड़ी ओडव के श्री सतीश जी जैन को। सतीश जी जैन।
तेरापन के सरताज के चरणों में सकोटि वंदन, सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में सकोटि वंदन। आज जो कार्यक्रम हुआ तेरापन टास्क फोर्स, वास्तव में मैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक देख रहा हूं, और ऐसी ऐसी चीजें मैंने भी मेरे जीवन में नहीं, मतलब मुझे भी पता है ना कुछ चीजों के बारे में, उसके बारे में मुझे आज जानकारी प्राप्त हुई। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारी अखिल भारतीय तेरापंथी टीम का, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का, जिन्होंने ये कार्यक्रम की शुरुआत की तेरापन टास्क फोर्स के द्वारा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जितेश जी पोखरना का, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा तेरापन टास्क फोर्स की पूरी टीम का जो आज इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई है, क्रिस्टल स्कूल के पूरे टीम मेंबर्स का, क्रिस्टल स्कूल के छोटे छोटे बच्चों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज इतना अच्छे रूप से हम लोग कर पाए हैं। तो सारे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़े। शुक्रिया करना चाहूंगा मैं तेरापन युवक परिषद ऑडियो अमरेवाड़ी की टीम का, जिसने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और एक नई दिशा में ऑडियो अमरेवाड़ी को, समाज को, यहाँ के बच्चों को या क्रिस्टल स्कूल के बच्चों को एक नई प्रेरणा दी। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी थी कि जो शायद आने वाले मेरे जीवन में या जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके जीवन में बहुत ही इसका एक मतलब एक मोटिवेशन था, एक कि जीवन में हम लोग आगे जाकर अगर कुछ भी आपत्ति वाला हो या कुछ भी जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो या ऐसे कुछ समस्या आ गई तो हम इन चीजों से कैसे निपट सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त समझाया। तो एक बार दिल से मतलब अंतः मन से बहुत बहुत शुक्रिया तेरापन टास्क फोर्स की पूरी टीम का कि आपने ये कार्यक्रम किया, और ऑडियो अमरेवाड़ी तेरापन युवक परिषद क्या इस कार्यक्रम में आपने बहुत ही अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसी आशा के साथ आप सबका एक बार दिल से थैंक यू, आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ओम अरहम। धन्यवाद सतीश जी। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं टीटीएफ की तरफ से 2 लाइनें खाली बोलना चाहता हूँ। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। थोड़ों को मैं जगाता हूँ, थोड़ों को तुम जगा दो। इसी के साथ आज की कार्यक्रम समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू क्रिस्टल इंटरनेशनल स्कूल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।